चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप प्रोफेसर्स को ईमेल्स कर कर के थक चुके हैं। स्टिल आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर यही गिला शिकवा करते हैं कि हमने 500 प्रोफेसर्स को, कोई कहता है कि 200 को, कोई कहता है 300 को, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नंबर्स के मुताबिक डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच किया होता है, मगर उन्हें प्रोफेसर्स की तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आता। पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस कोई भी नहीं उनको मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं ड्रीम विंग्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने CSE स्कॉलरशिप और चाइना के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप होती हैं उनके हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूं। तो पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको फर्दर एक रोड मैप दिया था कि किस तरीके से आप स्कॉलरशिप को हंट कर सकते हैं, फिर एडमिशन की स्कॉलरशिप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी को फाइंड कर सकते हैं, फिर एग्जैक्टली अपने रिसर्च के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप किस तरह सुपरवाइज़र को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये भी उसी से रिलेटेड है। ये वीडियो ख़ास तौर पर फोकस करेगी आप जब ईमेल लिखते हैं प्रोफेसर को, अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र को, तो किस तरह आपने ईमेल लिखनी है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो चलें, मैं लैपटॉप ओपन किया हुआ है, यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें, ये मैंने लैपटॉप के ऊपर ईमेल ओपन की हुई, ये कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिख लिया था। अब मैं आपके साथ में इसको डिस्कस करूँगा। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले अब आपने करना क्या है, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिफरेंट प्रोफेसर्स की प्रोफाइल ओपन की, उनके जो कॉन्टैक्ट ईमेल्स थी वो आपने नोट डाउन कर ली, आपने उनके रिसर्च डायरेक्शंस भी देख ली और आपने उनके जो लेटेस्ट पेपर थे उनको भी देख लिया। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको प्रॉपर क्लियर होगी। अब जरा देखें, मैं आपको अपनी सुपरवाइज़र की ज़रा प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। प्रोफाइल किस तरह से आपने सर्च करनी है सुपरवाइज़र की, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रॉपर बता दूँगा। अब जरा देखें, ये मेरे जो सुपरवाइज़र हैं उनका आखिरी पेपर है, ये उसका एक टॉपिक लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लेंगे। मेरी सुपरवाइज़र का नाम है ओशिया ख्वा, ये देखें ज़रा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसी जो पेपर है उनका, उसका टाइटल कॉपी किया, ये भी मैंने गूगल डॉक्स के अंदर ओपन किया हुआ है। जब यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं सिंपल कॉपी करके ईमेल बॉक्स के अंदर चला जाऊँगा। देखिए सर, सबसे पहले ऊपर आपने नाम ठीक लिखना, ये बात याद रखें कि समटाइम चाइनीज़ के जो नेम हैं वो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो उलट हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरा तासुर हो जाता है कि जब आप उनको ईमेल करें और आप नाम भी गलत लिख दें तो उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे को हमारा नाम भी नहीं आता। ये ज़रा देखें, डियर प्रोफेसर अबूशिया ख्वा, ये मैंने उनका नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद देखें ज़रा, योर रिसर्च पेपर, आगे ये मैंने उस पेपर का टाइटल लिखा है, डिस्क्रिमिनेट स्पर्स एंड कोलैबोरेटिव प्रिजर्विंग एम्बेडिंग फॉर बेरिंग फॉर डायग्नोसिस caught my attention while I was going through your profile। जरा इस पैराग्राफ को देखिएगा। This paper introduced a novel algorithm DSCPE which improved bearing fault diagnosis by effectively handling small sample sizes and background noise। The idea behind this paper and the significance of your research motivated me to do further research in this direction। अब जरा इसमें एक चीज़ देखें, आप ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल वहाँ पे वो जो सुपरवाइज़र हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो ओपन करते हैं। जैसे ही वो ईमेल ओपन करते हैं, अपने नाम के बाद वो अपना पेपर देखते हैं, अपने पेपर का टाइटल देखते हैं। अब खुद ज़रा इस चीज़ को इमेजिन करें, ये चीज़ उनके लिए इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी कि मैंने ईमेल स्टार्ट ही उनके पेपर से की है, उनके पेपर का जो टाइटल है उससे स्टार्ट किया है और मैंने शॉर्ट वे के अंदर ये बात बताई है उनको कि आपके पेपर में क्या था, मैंने उसको रीड किया है और मुझे ये क्यों इंटरेस्टिंग लगा या क्यों अच्छा लगा है। अब ये चीज़ यहाँ तक होगी। अब नेक्स्ट ज़रा देखें,
अब मैं अपना तारुफ अब करवा रहा हूँ। ये पहला पैराग्राफ मैंने इसीलिए लिखा है कि मैं ये समझता हूँ कि एक तरीके से ना जैसे कहा जाता है हुक लाइन, कि ये जो पैराग्राफ है ना ये एक हुक कर देगा रीडर की अटेंशन को इस ईमेल के साथ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि आई एम मोहम्मद इमरान फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई हैव बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान पाकिस्तान। देखिए रिसर्च इज माई एप्टीट्यूड एंड आई वांट टू परस्यू ए मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंडर योर सुपरविजन एट नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम भी लाजमन लिखिएगा। आई रिपीट कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना है जिसके अंदर आप मास्टर करने जा रहे हैं। क्यों लिखना है उसकी रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्पेसिफिक रहें, रीडर को यकीन आना चाहिए कि आप उनकी यूनिवर्सिटी पे और उसकी प्रोफाइल पे प्रॉपर रिसर्च करके आए हो। ठीक हो गया। माई पैशन फॉर रिसर्च एंड योर सुपरविजन वुड हेल्प मी टू एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए बहुत ही शॉर्ट सी ईमेल है, इसके अंदर कोई लेंथ पैराग्राफ मैंने नहीं लिखे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिखे हैं और मेरा नहीं ख्याल कोई अहम चीज़ मैंने मिस की है। नेक्स्ट है कि आई वुड फील हाईली ब्लाइट इफ़ यू grant me your consent for master's supervision and issue me an acceptance or recommendation letter. It will be a great honor for me to complete my master's under your supervision. My CV and transcript are attached here. तो ये आपने दो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इसके साथ अटैच किए होंगे, पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आप इस ईमेल का कंटेंट देखें, ब्रीफ है लेकिन इसके अंदर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो रही है। ख़ास तौर पर आपने इन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। लेकिन मैंने जब पेपर का टाइटल लिखा है ना उसको बोल्ड किया है, मैंने ऊपर प्रोफेसर का जो नेम लिखा है उसको भी बोल्ड किया। नेक्स्ट जो मैंने अपनी डिग्री की बात की है कि मेरा बैचलर किस में है, मैंने उसको बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट फिर फर्दर मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ उसको बोल्ड किया और फिर आगे जब यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिखा तो उसको भी बोल्ड किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फर्दर आप जब लिख रहे होंगे तो हो सकता है आप मुझसे भी बेहतर इस ईमेल को लिख सकें। मेरा मकसद आपको आइडिया देना था कि आपने अपनी ईमेल को अलाइन कैसे करना है। ठीक है, अब सपोज़ आपने ईमेल लिख ली और सेंड कर दी इस प्रोफेसर को। अब आप दूसरे सेम यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर को ईमेल लिखने जा रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, इसी तरीके से आप जाएंगे दूसरे प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है उसको ओपन करेंगे। वहाँ से आप जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर का टाइटल उठाया, फिर उस पेपर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा। ये कैसे पता चलेगा, आप गूगल स्कॉलर से जाके इस पेपर को जो टाइटल है वो पेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ से पेपर मिल जाएगा। उसकी समरी पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा उस पेपर के अंदर क्या कहा जा रहा है। फिर आपने उस पेपर को सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पेपर का मैंने देखिए ज़रा टाइटल लिखा है, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2-3 बातें बताई हैं जो उस पेपर के अंदर बेसिकली डिस्कस की जा रही थी। तो आपने ऐसे ही करना है, वो कर लिया। आगे तकरीबन देखें सेम है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको हर ईमेल के अंदर इस पैराग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। समझ आ गई आपको बात की। बाकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो तो जनरल है, लेकिन ये एक पैराग्राफ ये स्पेसिफिक है और ये हुक लाइन का रोल प्ले करेगा। आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन का वे है वो सिर्फ ईमेल ही है। तो ईमेल आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि जब आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर या प्रोफेसर रीड कर रहा हो तो उसे लगे कि हाँ जी इस बंदे ने प्रॉपर मेरे ऊपर रिसर्च की हुई है, इसे चीज़ों का पता है, इसे वाक्य ही ये ज़बरदस्ती कोई अपनी रिसर्च को मेरी रिसर्च के साथ अलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसकी जो रिसर्च है वो वाक्य ही अलाइन होती है। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर जाके ये आपको कंसिडर करेगा। अच्छा जी चलिए ये चीज़ होगी। अब इसके अलावा एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ जो मैं यूज़ करता हूँ। अब ज़रा देख रहे हैं, मैंने इसी ईमेल को जो इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी किया, मैं चला गया जनाब गूगल ट्रांसलेट पे, या कोई आप और इससे भी बेहतर ट्रांसलेटर आपके पास है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पे मैंने जनाब पेस्ट किया, इसने चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया। चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के बाद मैंने इसको कॉपी करने के बाद ये पेस्ट कर दिया। अब ये ज़रा एक बात देखें, अब चाइनीज़ नेशनल से है ना, चाहे वो टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों,
अक्सर जो लोग हैं वो हेजिटेंट है इंग्लिश बोलने में, इवन पढ़ने में। इस बात का ये मतलब नहीं है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश बोलना नहीं चाहते। अब यहाँ पे कुछ फेलोज हैं, ये फ्रेंड्स हैं हमारे चाइनीज, जब उनसे इंटरेक्शन होता है, अगर उनसे पूछा जाए ना कि भाई यार आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए हैं, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, चलिए वो तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स भी जो हैं वो भी विलिंग नहीं होते इंग्लिश के अंदर बात करने में। इसकी क्या वजह है? तो उनका एक एक्सक्यूज़ ये होता है, वो कहते हैं कि हम आपके लिए इंग्लिश सीखें बात करने के लिए, तो आप चाइनीज़ क्यों नहीं सीखते? अभी एक अलग बात है, मैं कौन समझाए भाई, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी भी कुछ फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है, हमारी भी ये सेकंड या थर्ड लैंग्वेज आगे बनती है। तो आप सीखें या ना सीखें, लेकिन वो आगे से आपको ये एक्सक्यूज़ देते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये लोग अवॉइड करते हैं इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करने से ना, जो मोस्टली चाइनीज़ हैं वो अवॉइड करते हैं। इवन मेरी अपनी सुपरवाइज़र जो हैं, अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर होस्ट कर रही हैं तो डेफिनेटली उनको इंग्लिश आती होगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये कि वो बहुत कम बोलते हैं। अब मुझे 2-3 दफ़ा उनसे काम पड़ा था अपने रिसर्च प्रपोजल को लेके, तकरीबन कोई आप यूँ समझ लें कि 4 महीने से मैं जाता हूँ उनके पास अपना रिसर्च प्रपोजल लेके, इंग्लिश में था डेफिनेटली। तो वो मुझे कहती कि मैं इसको रीड करूँगी, रीड करने के बाद ना फिर आपको मीटिंग के लिए बुलाऊँगी। तो मेरे तकरीबन 4 महीने ऐसे ही निकल गए। तो एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं क्यों ना इसको ज़रा इसका चाइनीज़ वर्जन लेके जाता हूँ। मैंने सिंपल गूगल ट्रांसलेट से उस अपने प्रपोज़ल को 1-2 पेजेस से उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद चाइनीज़ में मैंने उसका प्रिंट निकलवाया और प्रिंट लेके मैं उनके ऑफिस में चला गया। तो मैंने उनको इंग्लिश वर्जन मेरे साथ ही था, मैंने उनको चाइनीज़ वर्जन सामने किया। उसी वक्त मतलब कि 5 मिनट भी नहीं लगे, उन्होंने उसको रीड किया और आगे जो प्रोसीडिंग थी मुझे बता दी। लेकिन कि 4 महीने से मैं उन्हें कह रहा था, एक चीज़ लेके जा रहा था, वो अवॉइड कर रही थी या कोई भी रीज़न थी, लेकिन चाइनीज़ में जब मैं उन्हें दिया उन्होंने फ़ौरन आगे बात की। अब कहने का ये मतलब है कि आप देखें ना, रीडर के लिए ना जब आप ईमेल लिख रहे हैं, जितना हो सके आसानी पैदा करें। और आसानी किस चीज़ में होगी इन लोगों के लिए? चाइनीज़ लैंग्वेज में, ना कि इंग्लिश के अंदर। तो आप ये वाली जो ट्रिक का ये भी यूज़ कर सकते हैं उनको ईमेल करते हुए कि आप ऊपर जो है चाइनीज़ ट्रांसलेशन दे दें, पहले इंग्लिश में प्रॉपर लिख लें, उसके बाद जो 2 या 3 मेन पैराग्राफ्स जैसे मैंने किया हुआ उसको आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर दें। चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने के बाद चाइनीज़ वर्जन को आप ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दें और बाकी नीचे इंग्लिश वर्जन होगा। तो ये कहने का ये मतलब है कि एक तरह से ना एक्सक्यूज़ ना रहे कि पढ़ने वाले को ऊपर ना किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ना गुजरे। ठीक हो गया, आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ तक काम कर लिया, इसके अलावा आप एक और क्या काम कर सकते हैं? आपने ईमेल लिख ली, चाइनीज़ ट्रांसलेशन भी कर ली, अब ईमेल आपने सेंड किस वक्त करनी? टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है। टाइम का आपने किस तरीके से ख्याल रखना है? आप याद रखें कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 3 घंटों का डिफरेंस है, कि चाइना जो है वो 3 घंटे आगे होता है टाइम के लिहाज से। एक ये चीज़ हो गई। तो आपने उस वक्त टाइम ईमेल सेंड करनी है, बेशक आप ईमेल को स्केड्यूल कर दिया करें ना। अब ये तो नहीं है कि एग्जैक्टली आप उसी वक्त उठें या इधर उधर कोई काम कर रहे हैं तो सारे काम छोड़ के आए फिर आके आप ईमेल करें। आप किसी भी वक्त ईमेल को स्केड्यूल कर दें। अब आप कोशिश करें कि यहाँ पे चाइना के अंदर ना जब आप ईमेल सेंड करें पाकिस्तान से, तो चाइना के अंदर उस वक्त 9 या 10 बजे का टाइम होना चाहिए। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के अंदर सुबह के 9 या 10 बजे का टाइम होना चाहिए। उस वक्त आप ईमेल्स करें। वजह क्या है? वजह ये है कि उस वक्त प्रोफेसर या सुपरवाइजर जो है ना वो आते हैं अपनी लैब्स के अंदर। वो सबसे पहला काम आपको पता जो आगे किया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ईमेल बॉक्स ही चेक किए जाते हैं। तो शुरू में वो ईमेल बॉक्स चेक करते हैं, उसके बाद फिर आगे उनका जो रिसर्च का काम है उसमें बिजी हो जाते हैं, या मीटिंग्स के लिए चले जाते हैं, या फिर कुछ प्रोफेसर के कोई ना कोई लेक्चर्स भी होते हैं सम टाइम। तो जो बेस्ट टाइम है ना, जो मोस्ट सूटेबल टाइम है वो यही है कि सुबह के उस वक्त 9 या 10 बजे होने चाहिए चाइना में। उस वक्त आप पाकिस्तान से ईमेल सेंड करें, पाकिस्तान से आप कन्वर्ट कर लें 6 या 7 बजे का टाइम बन रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, एक ये हो गया। उसके अलावा किस बात का आपने ख्याल करना है? यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जब ईमेल स्टार्ट करने लगें
तो आप अपने फ्रेंड्स से, फेलो से या किसी भी सोर्स से ये कंफर्म कर लें कि चाइना के अंदर कोई वेकेशन सीज़न तो नहीं चल रहा, क्योंकि इनकी वेकेशन भी बहुत होती है। ये बात आप याद रखें। और चाइनीज़ नेशनल्स की जो एक और आप खूबी समझें वो यही है कि ये लोग काम के वक्त काम करते हैं और आराम के वक्त प्रॉपर आराम करते हैं। जब इनको छुट्टियां चल रही होती हैं तो ये कोई ऑफिस से रिलेटेड काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े। अगर स्टिल कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ईमेल सेंड करते रहेंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं। अब देखें कि हुई छुट्टियाँ, यहाँ पे सुपरवाइज़र या प्रोफेसर जो हैं वो वेकेशन पे कहीं गए हुए होते हैं और चले जाते हैं, अक्सर इनका यही काम होता है। तो उन लोगों ने लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं करने, वो इवन मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। स्टिल मेरे कहने का ये मतलब है ये लोग अवॉइड करते हैं, ये अपनी वेकेशन को ख़राब नहीं करते। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चाइना के अंदर कोई भी वेकेशन सीज़न नहीं होना चाहिए और वीकेंड भी नहीं होना चाहिए जब आप ईमेल सेंड करें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब अगली बात ये है कि आपने प्रॉपर टाइम के ऊपर, इधर वेकेशन सीज़न भी नहीं चल रहा था, ईमेल सेंड कर दी। अब अगली चीज़ ये है कि आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि आपकी ईमेल जो है वो उस रेलिवेंट या पोटेंशियल पर्सन ने रीड भी की है या नहीं की। ये भी तो क्वेश्चन है ना। हो सकता है आपकी जो ईमेल हो उनके प्राइमरी फोल्डर में पहुंचे ही ना हो, स्पैम फोल्डर में चली गई हो, या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट्स का इशू है। चाइना के अंदर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बैन है। अलबत्ता हम वीपीएन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। स्टिल उनकी जो ईमेल्स रहती हैं वो चूँकि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है उन लोगों ने प्रॉक्सीज लगाई होती हैं कि वो सम स्पेसिफिक कंट्री से प्रॉक्सी लगा देते हैं कि हम इस कंट्री से लोगों की ईमेल्स रिसीव नहीं करना चाहते। ये भी हो सकता है। या वैसे उन्होंने जनरल भी प्रॉक्सी लगाई होती है कि वो कोई भी ईमेल रिसीव नहीं कर रहे होते। तो कहने का ये मतलब है, अब आप यहाँ से ईमेल्स करते रहें सेंड, और आगे पता चले कि उनको ईमेल रिसीव ही नहीं हो रही या फिर उनके स्पैम फोल्डर्स के अंदर जा रही। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपकी जो ईमेल है वो रीड हुई है या नहीं हुई, क्योंकि आपने उसी ईमेल को इफेक्टिव या प्रोडक्टिव काउंट करना है जो एट लीस्ट रीड तो होना रीडर की तरफ से। रिस्पॉन्स आए या ना आए वो बात की बात है। एक दफ़ा रीड हो जाए तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं, अगर आपने अच्छा कवर लेटर बनाया हुआ है, कि आपको रिस्पॉन्स आ जाए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ईमेल रीड की गई है या नहीं की गई? सिंपल सी बात है, आप ईमेल ट्रैकर यूज़ करें। अब ईमेल ट्रैकर बहुत सारे हैं, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये नज़र आ रहा है आपको? ये है ईमेल ट्रैकर, या आप इसका नाम देख लें। ये सिम वाला भी, ये फ्री है, ये टूल्स फ्री है। इनके प्रीमियम वर्जन भी होते हैं, लेकिन आपको फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी है तो स्टिल मैं बता देता हूँ। ये ज़रा देखिए, मैं अपने ईमेल बॉक्स में अगर जाता हूँ ना, तो सेंड के अंदर देखिए ज़रा, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जब आप ईमेल सेंड करते हैं ना, तो उस वक्त यहाँ पे ये डबल एरो आपको नज़र आ रहे हैं। एक एरो जो है वो ग्रीन होता है और एक एरो ग्रे होता है जब आप सेंड करते हैं और आगे से रीड नहीं होती। ये बात याद रखें। तो जब रीड होती है ना, तो ये दोनों एरोज जो हैं ये ग्रीन हो जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि फलां रेड योर ईमेल 23 आवर्स एगो। तो ये आपको मतलब कंफर्म हो जाता है कि जी हमने ईमेल जो की है ना वो स्पैम फोल्डर में नहीं गई, और रिक्वायर्ड एड्रेस पे जो सही एड्रेस था, रेसिपिएंट था, उसको रिसीव हो चुकी है और उसने ईमेल रीड भी कर ली है। बात समझ रहे हैं? तो जब ये डबल टिक जो है ये ग्रीन हो जाएंगे दोनों, तो इसका मतलब है कि आपकी ईमेल रीड हो चुकी है। अच्छा जी, अब ईमेल उसने रीड कर लिया है तो अब आपको वेट करना चाहिए, 2-3 दिन कम से कम वेट करें कि रिस्पांस आता है या नहीं आता, और मोस्ट प्रोबेबली रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा जी, अगर नहीं आता तो फिर वो सुपरवाइज़र या प्रोफेसर जिन्होंने ईमेल रीड तो कर ली है आपकी,
लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनको आप फॉलो अप ईमेल कर सकते हैं। फॉलो अप ईमेल कैसे करेंगे वो आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। सिंपल करना आपने यही है कि वही जो सेम कंटेंट है ईमेल का वो आप कॉपी करें, उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर दोबारा सेंड करें, लेकिन टाइटल के अंदर आप साथ में जो वर्ड है ना फॉलो अप वो आप लिख देंगे। लेकिन ये सिर्फ उनको सेंड करनी है जिन्होंने ईमेल आपकी रीड तो कर ली है मगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनको नहीं, उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिन्होंने रीड ही नहीं की ईमेल, समझ रहे हैं। तो आपने उन लोगों पे फोकस करना है जिन्होंने ईमेल रीड की है। मेरे ख्याल में मैंने आपको टाइटल नहीं बताया। टाइटल आप कोई भी यूज़ कर लें। अब मैंने ये लिखा हुआ कि रिक्वेस्ट फॉर, जब ईमेल लिखते हैं तो ऊपर एक सब्जेक्ट आता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर मास्टर स्टडीज़, अगर पीएचडी है तो आप पीएचडी स्टडीज़ लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी शॉर्ट सा टाइटल आप लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है, ख़ास तौर पर कि आपने ईमेल के अंदर उस रेलिवेंट सुपरवाइज़र का किसी एक पेपर को ज़रूर मेंशन करना है, ठीक हो गया। या उसकी जो रिसर्च डायरेक्शन उसको प्रॉपर आपने डिस्कस करना है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने चाइनीज़ ट्रांसलेशन ऐड करनी है उसके साथ। तीसरे नंबर पे आपने ईमेल ट्रैकर यूज़ करना है। ईमेल ट्रैकर यूज़ जब आपने कर लिया तो उससे आपको आइडिया होता रहेगा कि आपकी कितनी ईमेल्स रीड हो चुकी हैं, कितनी नहीं हुई। और अगर ईमेल्स रीड भी हो जाती हैं स्टिल रिस्पांस नहीं आता तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको फॉलो अप ईमेल्स कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको मेंशन कर दूँ। देखें, आपके पास वी चैट होगा तो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर ना वी चैट अपना लिख देना, क्योंकि समटाइम कुछ लोग होते हैं जो ईमेल्स के ज़रिए कन्वीनियंस फील नहीं कर रहे होते कॉन्टैक्ट करना, रिस्पॉन्स करना। तो अब चाइना में चूँकि आपको पता है वी चैट यूज़ होता है, तो आप नीचे ना वी चैट ID यहाँ पे अपनी मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास वी चैट नहीं है तो वी चैट इंस्टॉल करके अकाउंट बना लें। तो ये जनाब थी आज की इंफॉर्मेशन कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है। हाँ जी, और टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है आपने कि ईमेल्स एक तो ऑफिस टाइम में सेंड करें, सुबह के वक्त चाइना में मॉर्निंग होनी चाहिए, और वेकेशंस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर आपने कंफर्म करनी है। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।